नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दयालबाग पर एक बार फिर फोकस करता हूं। दयालबाग विश्वविद्यालय को होम्योपैथी कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है और उसमें मैं समझता हूं कि दयालबाग के तमाम लोगों का रोल है। उसमें एक रोल है डॉक्टर सत्संगी साहब का। आई स्पेशलिस्ट हैं और मैं उनके पास चलता हूं और उनसे सुरेखा यादव जी बात करेंगी। डॉक्टर सत्संगी, होम्योपैथी के बारे में कॉलेज खुलने वाला है आपके हॉस्पिटल में, उसके बारे में आप बताइए। और सुरेखा जी आपसे कुछ सवाल भी करती रहेंगी, बताइए। ये लगभग कितने टाइम से आप लोग प्रयासरत थे डॉक्टर साहब, जिसमें अब आपको सफलता मिली है, ये थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि ज़्यादा रोल एज मेडिकल ऑफिसर मेरा तो नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का है। रही बात इसकी कि पिछले 5 साल से तो मैं जानता हूँ कि होम्योपैथी के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई न कोई कमी इंस्पेक्टर्स निकाल देते थे, जिसके वजह से हम लोगों को नहीं मिलता। और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किया उन लोगों ने, वो ये किया था कि डिस्टेंस अस्पताल और कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग यूनिवर्सिटी में है और हॉस्पिटल शरण आश्रम में था, तो कहते थे इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी उनको साथ ये प्रॉब्लम थी कि आपका मिक्स हॉस्पिटल है, कहीं आप एलोपैथी देख रहे हैं, कहीं आप होम्योपैथी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमको होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तरह से डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल चाहिए जो कि होम्योपैथी का हो। और जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं तो उनके इन ऑब्जेक्शंस को देखते हुए फिर हम लोगों ने ये कोशिश करी। डिस्टेंस वाला पार्ट पे हम लोग ये एम्फेसाइज किए कि हम एक कैंपस हैं और पूरी नगर पंचायत दयालबाग नहीं, यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। और उनको हम लोगों ने दिखाया कि हमारी एक्सरे यूनिट है, शरण आश्रम हॉस्पिटल है, बगल में आरआई कॉलेज है। फिर उनको हम लोग जनरेटर वाले गेट से अंदर ले गए, तो भीतर तो वो दयालबाग के ही सारे इंस्टीट्यूशन है। कहीं फिर आपने उधर भंडारा ग्राउंड से निकाल दिया वो कॉलेज। डे बोर्डिंग स्कूल, नर्सरी, वो तो है ही, उसमें कोई गलत किया है गलत। तो वह यह था कि जितने एजुकेशन की बिल्डिंग है हमारी यूनिवर्सिटी चलाती है, सब एक कैंपस में है, तो इस बात को लोग मान लिए। और रही बात अस्पताल का, तो अस्पताल में हम लोगों ने थोड़ा फेरबदल किया कि जो एलोपैथी सेक्शन है उसको आगे ले आए, और पीछे जो नई बिल्डिंग बनी थी या अपना वार्ड 16, वार्ड 19, 20, मैटर्निटी सेक्शन और उन अलग से पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है उनको अलग एरिया में डिमार्केट कर दिया। और राधा स्वामी सत्संग सभा ने होम्योपैथी कॉलेज के लिए वो सारी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी को लीज कर दी फॉर 30 ईयर्स एंड मोर। कितनी सीटों की मान्यता मिली है? तो फिलहाल उन्होंने 60 सीट की दी है, 60। अभी आपकी कोई कमेटी थी, उसकी 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें क्या डिस्कशन हुए, कुछ बता पाएंगे? काहे की कमेटी? कोई होम्योपैथी कॉलेज से संबंधित, जैसे मैं रजिस्ट्रार से हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे। नहीं, बात ऐसा है ना कि मान्यता मिलना और बात हो जाती है, लेकिन उसको चलाना भी तो है। अगर अच्छा, क्या होम्योपैथी के यहाँ बेड वगैरह भी जैसे होते हैं, क्या होने चाहिए, या घर पे इलाज होता है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट पहले हम लोग को भी थी और लोगों को भी कि होम्योपैथी घर पे करा लो, अपना दवाई ले आओ, खाओ। लेकिन इस इंस्पेक्शन के दौरान ये पता चला कि बेड की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। 60 सीट्स के लिए मिनिमम 30 बेड्स होने चाहिए, और डिफरेंट स्पेशलिटी के डिफरेंट बेड्स होने चाहिए। मतलब सर्जरी का अलग, मेडिसिन का अलग, मैटर्निटी का अलग, बच्चों का अलग, ये सब
ये जो भी फैसिलिटी है उनकी भी अपनी होती है। ये होम्योपैथी डॉक्टर्स बच्चों को भी देखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, सर्जिकल भी करते हैं, ड्रेसिंग भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ तो शुरू से थी, लेकिन मिक्सअप थी। ये नीट की परीक्षा के बाद जो बच्चे आप लेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी तभी आपके पास आएंगे बच्चे। होम्योपैथिक में कंप्लीट पढ़ाई के बाद उसकी क्या पोस्ट बोलते हैं? डॉक्टर्स तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे एमडी हुए या एमबीबीएस करके जो है निकलते हैं। ये होम्योपैथी का कितने साल का कोर्स होता है और इसके बाद डिग्री का नाम क्या होगा? डिग्री दी जाती है? ये है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल साइंस। 4 साल का कोर्स है और 4 साल के बाद इनको इंटर्नशिप करना होता है, और इंटर्नशिप के बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहें। अभी तक आपने जैसे अपना आपकी बिल्डिंग है बनी हुई और आप और बना रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट भी इसमें आपको सहयोग कर रही है किसी चीज़ में बिल्डिंग बनाने के लिए, या आप अपना आप ही कर लेंगे सब कुछ सत्संग नहीं, सभा द्वारा? अब अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने सहयोग नहीं जी। किया, अड़ंगे ही लगाते हैं। लेकिन ये कि कोशिश है कि अगर गवर्नमेंट से फंड हो जाए तो कोई यूनिवर्सिटी को काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। क्या यूजीसी में इसका कोई रोल नहीं होता? नहीं, ये आयुष मंत्रालय के अच्छा, अंदर आयुष है। मंत्रालय का है। तो आयुष के पास फंड्स होते हैं टू रन एंड टू क्रिएट न्यू होम्योपैथी। नहीं, लेकिन जो डिग्री होती है वो तो क्योंकि यूजीसी ही ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी के। नहीं, डिग्री आपको दे देगी यूनिवर्सिटी, हाँ, फिर इस डिग्री का रजिस्ट्रेशन होता है आयुष में, अच्छा, होम्योपैथी बोर्ड होता है। हाँ, तो जब इंटर्नशिप बच्चे पूरा कर लेते हैं तब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन वो एथराइज डॉक्टर। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेदिक की भी मतलब जो है, क्योंकि ये तो शायद आपका काफ़ी पुराना जो है हॉस्पिटल चल रहा है आयुष के अंडर में भी। हो गए होंगे 6-7 साल तो हो गए होंगे लगभग। नहीं, होम्योपैथी बिल्डिंग्स में जो लिखा हुआ है हमारे, आप देखिए 1920 में 1945 लिखा हुआ है। और एक बात यह है कि हमारे सत्संग में तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की मान्यता बहुत पुरानी है, जमानों से। चलिए, बहुत आपका भविष्य उज्जवल हो, बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिले। और होम्योपैथिक की एक हम लोग जैसा सुनते हैं कि वो जो दवाइयाँ हैं, अगर वो उतनी तेज़ी से फ़ायदा नहीं करती तो शरीर में नुकसान भी नहीं करती हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं है तो यही, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, साइड इफेक्ट जैसे हम होम्योपैथी के डॉक्टरों के इंटरेक्शन में हमको ये पता चला है कि कुछ डोज रिलेटेड कुछ ड्रग्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं। लेकिन ये है कि अगर क्वालिफाइड होम्योपैथ दवाई दे रहा है तो ऐसा कम है। हमारे एलोपैथी में रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन होम्योपैथी में इतना नहीं। देखने में आया है डॉक्टर साहब, एलोपैथी में जो दवाइयाँ हैं जैसे एक्सपायरी डेट की हो गई, मेरे सामने कई एक केसेस आए। कुछ कंपनियां उन दवाइयों को वापस लेके और दोबारा नए रैपर के साथ उन्हीं दवाइयों को भेज देती है, तो उसके कितने नुकसान हो जाते होंगे? पहली बात तो ऐसा होता है क्या? अब कंपनी से जो चीज़ आती है तो जो उस पर लिखा होता है भाई हमें मानना, अब वो लोग यहाँ से लेके उसको किया, ये तो पता है हम लोगों को चल नहीं पाता। लेकिन ये कि जो ड्रग्स रिएक्शन तो करती होंगी। जो ड्रग्स आउटडेटेड हो जाती हैं, रिएक्शन तो देखिए उसका जो इंग्रेडिएंट है अगर वो कर रहा है तो वो करेगा, और एक्सपायर्ड ड्रग में भी करेगा। लेकिन कोई इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि एक्सपायर हो गई तो मतलब खतरनाक हो गई। अच्छा, अच्छा, क्योंकि यूज़फुल नहीं है, यूज़फुलनेस उस दवाई की खत्म असर नहीं करेगी, ये हो सकती है। नहीं, खतरनाक हो गई ऐसा। क्योंकि ये न्यूज़ में मैंने देखा था
अब मैं तभी इस क्वेश्चन को पूछ रही हूँ, लोग बात पूछते भी हैं कि भाई ये इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है और काफ़ी लंबी लाइमलाइट में आया था मामला कि कुछ कंपनियां इस तरह से कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि अपनी बॉडी की वजह से भी कुछ चीज़ रिएक्शन कर जाते होगी इंसान के, ये भी इसमें एक होता होगा। प्लस जो है दवाइयाँ एक्सपायरी, जैसा आपसे मैंने ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि लोग डर जाते हैं कि अगर एक्सपायरी डेट की हमने कोई दवाई ले ली तो हमारे साथ क्या होगा। बस मेरा मेन क्वेश्चन पब्लिक के लिए आपकी तरफ से यही है। नहीं, ऐसा है कि एक्सपायर होने के बाद मतलब ये नहीं है कि वो हार्मफुल हो जी यूज़फुलनेस उस ड्रग की कम हो जाती है, पोटेंशियल कम हो जाती है। जी और बाकी नुकसान अगर हो रहा है तो आप अच्छी सही दवाई लें। अगर आपका उसका इंग्रेडिएंट के थ्रू आप एलर्जिक हैं तो रिएक्शन तो करेंगे। अब जैसे पेंसिलिन इनिशियल आया, सल्फाडाइजीन आया, सल्फाट्रोल, ये सारी दवाइयों 100 आदमी लेते थे तो 90 तो बिल्कुल ठीक हो जाते थे, लेकिन 10 में जो सेंसिटिव थे तो उनको रिएक्शन होता था। और आज भी है, ड्रग्स क्या कोई भी चीज़ नेचर की एलर्जिक हो सकती है। तो लोगों को पहले अपना टेस्ट करके क्लियर करना चाहिए कि उनको कोई चीज़ तो रिएक्ट नहीं कर रही, उसके बाद दवाई के ऊपर ब्लेम लगना चाहिए। मेन बात तो ये है। ज़्यादातर जो खतरनाक दवाई होती हैं जिनका रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, उनको तो डॉक्टर लोग टेस्ट करके ही करते हैं। और जो हाईली रिएक्टिव ड्रग्स होती थी पहले, कुछ ड्राई होती हैं, जैसे आप सीटी स्कैन करवाते हैं या एंजियोग्राफी करवाते हैं, तो जो ड्राई होता है वो भी बहुत रिएक्टिव करता है, तो वो तो टेस्ट करके ही डॉक्टर लगाता है। पुराने समय में पेंसिलिन का इंजेक्शन, दैट वाज ओनली एंटीबायोटिक जो कि उस समय यूज़ होता था, तो उसमें रिएक्शन बहुत होता था, तो उसको भी डॉक्टर टेस्ट करके लगाते थे। रिसेंट डेज में जो सल्फा ड्रग्स है उनका रिएक्शन बहुत होता है। तो जो नॉन ड्रग्स हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, जो एलर्जिक हैं, उनको डॉक्टर लोग टेस्ट करके ही देखते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो रिएक्शन कर देते हैं, तो उसके लिए केयर करते हैं डॉक्टर। और कुछ इन जनरल होता है जिन पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वैसे जहाँ तक एलर्जी की बात है, नेचर में कोई भी पदार्थ है सब एलर्जी करता है, और इसमें साइकोसोमेटिक रोल भी होता है। बॉडी तो रिएक्ट करती है, कुछ साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है। जैसे कहते हैं ना, पुराने समय कहावत है कि नवाब वाजिद अली शाह को खीरा और ककड़ी की आवाज़ सुन के जुकाम हो जाता था, तो वो साइकोसोमेटिक थैंक यू डॉक्टर एस के ससंगी साहब, आपने वक्त निकाला और ये जानकारी दी कि ये नया मेडिकल होम्योपैथी का कॉलेज को मान्यता हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे थे मेरे साथ डॉक्टर एस के ससंगी और सुरेखा यादव जी उनसे बात कर रही थी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे दियालबाग विश्वविद्यालय द्वारा जो होम्योपैथी कॉलेज के बारे में। डॉक्टर एस के ससंगी हैं, सरन हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, उन्होंने कुछ बातें जो ज़रूरी थी वो बताई हमको। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो सुनने के बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।